नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जैसा कि हमने इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रखी है और उसके बाद हम क्या हर टॉपिक को डिटेल से कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पॉलिटी से लेते हैं, प्रस्तावना। पॉलिटी का जो टॉपिक रहेगा हमारा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। आज हम उसको अच्छी डिटेल से करेंगे क्योंकि जो हर पेपर है ना, चाहे वो हरियाणा का है या फिर किसी भी अदर स्टेट का है या फिर हम एचपीएससी का ले लेते हैं हमारा, या किसी भी सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन से ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ तक कि एक यूपीएससी वाला, यूपीएससी में भी इस तरह इस प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आइए चलो हम पढ़ते हैं प्रियम्बल के बारे में यानी प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे पहले किस संविधान के अंदर बताई गई है, यानी सबसे पहले जो संविधान है, किस देश का संविधान है जिसने प्रस्तावना के बारे में बात की। वो जो संविधान है सबसे पहले प्रयोग करने वाला, डिफाइन करने वाला, लिखने वाला वो था अमेरिकन संविधान। अमेरिका के संविधान के अंदर सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में या प्रियम्बल के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रस्तावना एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं हमारे को कि जो सारा का जो सारा संविधान है ना अपना, उसको एक ब्रीफ शॉर्ट्स में सारा का सारा दिखाया गया है। किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर। यानी जो सारा का सारा जितना भी हमारा संविधान है ना, उसको सारे को सारे संजो के रखा गया किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर। चलो अब हम देखते हैं इसमें जो एग्जाम के अंदर अब क्वेश्चन बनते हैं वो कहां-कहां से बनते हैं, क्या-क्या किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं, उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम डिटेल से करेंगे। देखो, अब एक एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, जो ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन, क्या ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन लाने वाला जो हमारे कौन थे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन सबसे पहले कौन लेके आया था? वो लेके आए थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन लेने वाले कौन थे? वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। वो कब लेके आए थे? वो लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, यानी ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन के तहत हमारी प्रस्तावना आई थी। कब आई थी? 13 दिसंबर 1946। अब देखते हैं क्या ये जो होता है ना प्रस्तावना यानी जो प्रियम्बल, ये होता है एक तरह, क्या होता है? इंट्रोडक्शन। क्या होता है? ये इंट्रोडक्शन होता है। इसमें क्या बात करी गई है देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले बताई गई है किसके बारे में? पावर के बारे में। क्या? जो पावर होती है या अथॉरिटी होती है, सत्ता। सबसे पहले जो हमारा जो संविधान है ना, वो जो अथॉरिटी है, वो सत्ता, जो पावर कहां से लेता है? वो लेता है सबसे पहले जो लाइन है हमारी वी। क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो सारे के सारे जो पावर मिलती है ना किसको? हमारे को। वो कहां से मिलती है? संविधान से। जो हमारे को पावर मिलती है वो कहां से मिलती है? संविधान को। और जो संविधान है ना हमारा, वो पावर कहां से लेता है? वो लेता है द पीपल ऑफ इंडिया। कहां से लेता है वो सारे? जब वो लेता है जो हमारा संविधान है, जो उसमें पावर है ना, वो कहां से आती है? द पीपल ऑफ इंडिया। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, liberty, sorry, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitutions, in our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions। ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने प्रस्तावना या प्रियम्बल के बारे में पढ़ा। अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्वेश्चन कहां-कहां से बनते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं हम सोवरन। क्या? सोवरन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संप्रभु। क्या बोलते हैं? सोवरन शब्द का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या देखते हैं हम? कोई भी देश, यानी क्या कोई भी स्टेट, कोई भी राष्ट्र क्या होता है? वो संप्रभु है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। संप्रभु जो हमारी कंट्री है ना, वो है संप्रभु, लेकिन हम कह सकते हैं वो कंप्लीट सोवरन नहीं है। क्या है? वो कंप्लीट सोवरन नहीं है। प्रत्येक डिसीजन, सोवरन का मतलब होता है जो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, जितने भी जो आंतरिक या बाह्य जितने भी मामले होते हैं ना,
उसमें किसी बाहर का क्या होता है, कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। हम क्या करते हैं, स्वतः अपने जो जितने भी डिसीजन होते हैं वो खुद ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सोवरेन होता है, संप्रभु होता है, यानी बाहरी और जो इंटरनल जितने भी डिसीजन है हम खुद ले सकते हैं। क्या फिर एक क्वेश्चन बनता है, क्या जो हमारी स्टेट है या हमारा जो देश है, क्या वो कंप्लीट सोवरन है? नहीं है। इसको हम कंप्लीट सोवरन नहीं कह सकते, क्योंकि जब 1990 में यानी 1990 में जो एलपीजी रिफॉर्म आए थे, कुछ डिसीजन जो थे हमने बाहर से, क्या कुछ डिसीजन थे हमने उसके बाद चेंज कर दिए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या कर रखे थे, हम कंप्लीट सोवरन नहीं रहे थे। क्या सोवरेंटी का मतलब समझ में आया? सोवरन का मतलब होता है ऐसे डिसीजन होते हैं जो हम खुद, या फिर इसमें कोई भी किसी का इंटरफेयर नहीं होता, हम खुद अपने डिसीजन खुद ले लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोशलिस्ट की। क्या सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। क्या होता है? समाजवादी। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो सपना देखा था ना समाजवाद का, ये हमारे जो किसके, जो महात्मा गांधी और जो जवाहरलाल नेहरू है उसकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। किस पे? उसमें आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी की और जवाहरलाल नेहरू की कि जो हमारा देश है ना वो क्या हो, एक समान हो, जिसमें लोग अमीर और गरीब एक साथ रहें, बड़े प्यार से रहें। उन्होंने क्या किया था, इस सोशलिस्ट में क्या कर दिया था, इसका मतलब क्या होता है, गरीब और अमीर एक साथ रहेंगे। इसमें जो हमारा सोशलिस्ट में ना, उन्होंने क्या था, गरीबी को और अमीरी को दूर करने के लिए एक कदम उठाया था। ये सोशलिस्ट का मतलब होता है, ये हमारे अगर क्वेश्चन में आ जाए ये किसकी आइडियोलॉजी पे था, ये आइडियोलॉजी थी हमारी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के। उसके बाद आता है हमारा सेकुलर शब्द। क्या होता है? सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। यानी इसमें हम दो चीजें समझते हैं। क्या? सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब होता है कि किसी भी राष्ट्र का या किसी भी स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता, कोई भी धर्म नहीं होता। अब जो इसमें एक समझने की बात क्या है, एक हम कंपैरिजन करते हैं, क्या हम एक तुलना करते हैं, जो हमारा सेकुलरिज्म, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष, और जो हम पश्चिम जैसे फ्रांस का हो गया या फिर हम मान लेते हैं अमेरिका का हो गया, उसके सेकुलरिज्म में और हमारे सेकुलरिज्म में क्या फर्क है। जो हमारा सेकुलरिज्म है ना, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष है ना, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष थ्योरी है या फिर जो कंसेप्ट है वो कैसा है, जो हमारा इंडिया का जो कंसेप्ट है ना, हम सभी धर्मों को क्या देखते हैं, बराबर देखते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं, हमें जो भारत के जितने भी क्या है, जो इंडिया के अंदर है, जितने भी धर्म है, हिंदू ले लेते हैं, मुसलमान लेते हैं, सिख ईसाई, जितने भी धर्म है ना, हम उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। यानी कह सकते हैं जो हमारी स्टेट है वो इंटरफेयर करती है किसके साथ, धर्म के साथ। क्या करती है, इंटरफेयर कर सकती है। अब हम कह सकते हैं जो हमारा जो कंसेप्ट है किसका, धर्मनिरपेक्षता का, किसका, धर्मनिरपेक्षता का या सेकुलरिज्म का, वो हमारा जो कंसेप्ट है वो सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं नेगेटिव कंसेप्ट, यानी जो हमारा किसका है, जो पश्चिमी देशों का है, जैसे फ्रांस का है या फिर यूएसए का है, उनका जो कंसेप्ट है वो धर्म को बिल्कुल अलग देखते हैं। क्या? वो धर्म को बिल्कुल अलग देखते हैं, किससे, स्टेट से। यानी स्टेट का उसमें धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग है, वो धर्म को और स्टेट को, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, वो देश, उसको क्या करते हैं, बिल्कुल अलग अलग देखते हैं, उनको अलग अलग माना गया है। वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते, वो उसको प्रमोट नहीं कर सकते। इसलिए जो पश्चिम का यानी जो उधर के जो देश हैं, जैसे हम बात करें फ्रांस की या फिर यूएसए की, उनका जो कंसेप्ट है वो कैसा कंसेप्ट है, नेगेटिव कंसेप्ट है। कई बार क्वेश्चन बनता है जो सेकुलरिज्म, जो सेकुलर शब्द है ये क्या है, क्या ये सभी धर्मों को प्रमोट करता है? बिल्कुल, ये सभी धर्मों को एक समान देखता है। क्या देखता है? सभी धर्मों को एक समान देखता है, यानी इसमें किसी एक विशेष धर्म को नहीं देखा जाता, किसी एक विशेष धर्म को नहीं देखा जाता। इसमें धर्म क्या होते हैं, सभी समान होते हैं। इसके दो कंसेप्ट देखो, सेकुलरिज्म का मतलब समझा हमने, उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है उसके बारे में भी समझा। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, पिछले एग्जाम के अंदर आया था, क्या एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, जो हमारा जो सेकुलरिज्म है, जो धर्म निरपेक्ष है, वो क्या है, क्या वो किसी एक विशेष धर्म को मानता है? नहीं, किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के लिए होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। यानी ऐसी सरकार होती है जो लोगों के लिए बनती है, और जो किसके लिए, लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए ही बनती है।
ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक सरकार या लोकतांत्रिक सरकार। अब देखो, जो लोकतंत्र है ना, यानी डेमोक्रेटिक, ये दो तरह के होते हैं। पेपर के अंदर आता है कई बार। एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेटिक, यानी सीधा लोकतांत्रिक। यानी क्या होता है, देखो इसमें दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेसी होती है, और एक होता है इनडायरेक्ट, जिसमें जनता डायरेक्ट उस इंसान को चुनती है। क्या? जिसमें जनता डायरेक्ट उस इंसान को चुनती है और सीधा उसी को वोट देती है, वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो होती है, वो होता है सीधा लोकतंत्र। और क्या करते हैं, प्रत्यक्ष, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता उस इंसान को सीधा वोट देती है, उसको बोलते हैं हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे क्या यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या है, हम क्या करते हैं, अगर हमारे को जो चुनना है, किसको चुनना है, प्रधानमंत्री को चुनना है, क्या करते हैं हम, अपने यहां से एमएलए को भेजते हैं, मैम सॉरी क्या, किसको भेजते हैं, एमपी को भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहां से चुन के भेजते हैं, और वो जाके वहां पार्लियामेंट में किसी एक इंसान को, किसी एक मेंबर को चुनते हैं। चुना तो हमने अपने एमएलए को था, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना था, यहां से उसको चुन के भेजा था हमने, लेकिन वहां पे जाने के बाद क्या करते हैं, वो सभी एमपी मिलके एक जो मेजोरिटी में होता है, वो मेजोरिटी वाले एक इंसान क्या करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं। अब हमने चुना तो एक को था, लेकिन वहां पे जाने के बाद क्या हो गया, वो किसी और को चुन के वहां पे प्रधानमंत्री बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने वोट किसी और को दिया है और सरकार किसी और बंदे ने बनाई है। तो इसका मतलब क्या है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोला उसको, हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला। और हमारे यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कौन सा, रिपब्लिक। क्या, रिपब्लिक देखते हैं। रिपब्लिक बड़ा अच्छा वर्ड है, कई बार पेपर में आता है, जिसको बोलते हैं गणतंत्र। देखो, रिपब्लिक हम समझते कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं अब हमारा देश, एक तो हमारी कंट्री मान लेते हैं हम, एक कनाडा की मान लेते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं, न्यूजीलैंड ले लेते हैं। जिस भी देश के पास, क्या, जिस देश के पास इलेक्टेड हेड होता है, क्या होता है, इलेक्टेड जनता के द्वारा चुना गया हेड होता है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक कंट्री। क्या बोलते हैं उसको, रिपब्लिक स्टेट। रिपब्लिक स्टेट का मतलब होता है जिसमें जनता अपना जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको चुनती है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक स्टेट। जैसे हमारे क्या है यहाँ पे, हम किसको चुनते हैं, जो हमारा इलेक्टेड हेड कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। क्या होता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है। या फिर हम चुनते हैं किसको, और किसको चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्टेड हेड होते हैं। ये होता है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। और ये होता है, हमने कल ही क्लास में पढ़ा था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम दूसरी बात समझ लेते हैं, क्या, हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड है, चुना हुआ है, तो वो क्या होता है, रिपब्लिक स्टेट होता है। क्या होता है, वो रिपब्लिक स्टेट होता है। अगर वो चुना हुआ नहीं है, उस देश के द्वारा इलेक्टेड हेड नहीं है, तो वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है। जैसे हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे न्यूजीलैंड को, किसको ले लेते हैं, न्यूजीलैंड को। हम ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को, किसको ले लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया को ले लिया। हमने ले लिया कनाडा को। हम इनको देखते हैं, कनाडा, कनाडा को देखा हमने, या फिर ऑस्ट्रेलिया को देखा, न्यूजीलैंड को देखा। जो इनमें होता ना, इनमें होता प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, जो यूके का जो किंग होता है ना, वो इनका इलेक्टेड, इनका क्या होता है, हेड होता है। क्या, यूके का जो किंग होता है ना, या क्वीन होती है, वो इनकी क्या होती है, हेड होती है, हेड ऑफ द स्टेट होती है। क्या होती है, हेड ऑफ द स्टेट होती है इनकी, यूके की। बट हमारा क्या है, हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं, बट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड इज नॉट इलेक्टेड हेड, सो इट इज कॉल्ड नॉट ए रिपब्लिक कंट्री। ये रिपब्लिक कंट्री नहीं है। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। अब हम देखते हैं, हमने सोवरन के बारे में पढ़ा, सोशलिस्ट के बारे में पढ़ा, जहां पे क्या थे, गरीबी और अमीरी को क्या करना था, दूर करना था। किसकी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, ये आइडियोलॉजी पे काम करते हैं महात्मा गांधी के और जवाहरलाल नेहरू के। ताकि जो गरीब की
गरीबी को दूर करने के लिए और सभी में जो समानता को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया था, सोशलिस्ट लेके आए थे, हम समाजवाद लेके आए थे। फिर सेकुलर के बारे में हमने देखा, फिर डेमोक्रेटिक के बारे में देखा, जो लोकतंत्र होता है कैसा होना चाहिए। फिर हमने क्या बना, रिपब्लिक के बारे में। ये हमारे क्या है, ये जो है ना, ये हमारा क्या है, इसका जो टारगेट जो हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। क्या है प्रीएम्बल में, क्या दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है। उसके बाद देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना प्रीएम्बल का, क्या जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना प्रीएम्बल का, वो क्या है, उसमें किसके बारे में बताएगा, न्याय के बारे में। किसके बारे में बताएगा, न्याय कैसा होना चाहिए, वो न्याय सामाजिक होना चाहिए, वो न्याय हमारा इकोनॉमिक होना चाहिए, या फिर वो न्याय हमारा पॉलिटिकल होना चाहिए। यानी हमारे जो प्रियम्बल ये या प्रस्तावना के अंदर किस तरह के न्याय की बात करी है, वो सामाजिक न्याय की बात करी गई है, या फिर आर्थिक न्याय की बात करी है, पॉलिटिकल न्याय की बात है। ये जो हमने जो जस्टिस लिया ना, जो ये न्याय लिया है ना, ये कहां से लिया गया है, ये हमने जो 1970 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, रशियन क्रांति हुई ना, उससे उससे लिया गया हमने। किसको, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्या जस्टिस। पेपर के अंदर क्या है, एग्जाम्स के अंदर सीधे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, भाई हमारा जो जस्टिस है ना, प्रियम्बल के जो प्रियम्बल में हमारा जो जस्टिस है, न्याय के बारे में बात कर रखी है, वो कितने तरह का न्याय है, वो हमारा कितना, पहले सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन तरह का न्याय की बात करता है हमारा प्रियम्बल। उसके बाद लिबर्टी कैसी होनी चाहिए हमारी, कैसी लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता कौन कौन सी है हमारे को। देखो हमारे को स्वतंत्रता किसकी है, थॉट्स की है, विचारों की है। उसके बाद एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने विचारों को, और हम क्या कर सकते हैं, किस चीज में विश्वास कर सकते हैं, हमारे क्या विचार रह सकते हैं, क्या आइडियोलॉजी रहेगी, हम किस चीज में कितना विश्वास कर सकते हैं। और उसके बाद हम किसी की पूजा करेंगे या किसी की पूजा नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारी किसके ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर। अब हम देखते हैं किसके बारे में, समानता। अब समानता को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, ताकि सभी क्या लिए, स्टेटस समान रहे, सभी के स्टेटस को समान करने के लिए, एंड सभी को अपॉर्चुनिटी, क्या समान अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्या करें, इसको प्रोमोट किया गया है। किसको, समान, सभी को क्या स्टेटस मिले, दर्जा सभी को समान मिले, सभी को अवसर समान मिले। ये हमारे किसमें, सभी के अंदर ये ऐसी भावना को प्रोमोट करता है। उसके बाद फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। क्या, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे, भाईचारे में, भाईचारा को क्या देता है, बढ़ावा देता है। प्रत्येक इंसान क्या, एक इंडिविजुअल्स की फ्रेटर्निटी को बनाए रखता है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस, जो राष्ट्र की क्या, एकता को और अखंडता को बनाए रखे। किसकी फीलिंग्स को लेकर, किसकी भावनाओं को लेकर, भाईचारे की भावनाओं को लेकर हम इसे क्या करते रहेंगे, एकता को और अखंडता को राष्ट्र की बनाए रखेंगे। और अब लास्ट में क्या करेगा, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस क्या 26th, क्या 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडोप्ट, क्या कर लिया था हमने, इसको स्वीकार कर लिया था, कब 26th डे, बिल्कुल एज इट इज एग्जाम के अंदर आ सकता है ये, क्या क्या कि जो हमारे प्रियम्बल के अंदर, हमारी प्रस्तावना के अंदर कैसे लिखा है, ये इंग्लिश में ऐसे लिखा है 26th डे ऑफ ए नवंबर 1949 को डू क्या किया गया था, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, इनेक्ट कर लिया था, और गिव टू अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को क्या दे दिया, ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, उसने हमारे क्या दे दिया था, संविधान दे दिया था। अब देखो एक जो एक्सपर्ट था, क्या जो एन ए जो पालकी वाला था ना, क्या एन ए पालकी वाला था ना, उन्होंने इसको क्या बोला है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रियम्बल, क्या बोला है उसको, एक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, क्या बोले, एक आइडेंटिटी कार्ड, क्या बोला है, एक आइडेंटिटी कार्ड्स के बारे में बोला है। इसके क्या है ये, हमने देखा। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, क्या एक क्वेश्चन यहां से हमारे पास क्या बनता है, क्या इस प्रियम्बल को अभी तक अमेंडमेंट किया है, क्या इसके अंदर अभी तक कोई संशोधन किया है, बिल्कुल किया है। एक बार इसके अंदर संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था, वो हुआ था 1976। कौन सा संविधान संशोधन था वो, 42वां संविधान संशोधन था, जिसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था अपने पास सोशलिस्ट, क्या था, पहला शब्द था सोशलिस्ट को जोड़ा गया, उसके बाद किसको जोड़ा गया, उसके बाद सेकुलर को जोड़ा गया, और उसके बाद हमने किसको जोड़ा, इंटीग्रिटी को जोड़ा। ये 3 शब्द हमने कब जोड़े थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़े गए 3 शब्द थे। अभी तक इसमें एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वो हुआ है 1976, 42वां संविधान संशोधन।
जिसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन को। अब हमारे पास आर्टिकल क्या, एक आर्टिकल और आता अपने पास, क्या, 368। क्या इसमें जो हमारी पार्लियामेंट है इसके अंदर अमेंड कर सकती है, यानी संशोधन कर सकती है? सबसे पहले क्वेश्चन आया ये, क्या जो हमारी पार्लियामेंट है इसके अंदर संशोधन कर सकती है? एक केस में क्या, एक केस आता बारूबेरी केस, क्या, बारूबेरी केस वर्सेज यूनियन 1960 में। अब इस केस में क्या कहा गया, क्या ये हमारे संविधान का या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है? क्या ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है? तो अब इसमें आर्टिकल 368 को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। बारूबेरी केस ने क्या कहा, जो आर्टिकल 368 है, जो पार्लियामेंट इसमें अमेंड कर सकती है, उसको जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये हमारे संविधान का भाग है ही नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या जो 1960 का जो बारूबेरी केस था, उसने इस प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में क्या माना था? उसका विचार था ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें आर्टिकल 368 यानी आर्टिकल 368 के तहत जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो इसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती। अब फिर आया था कि कौन सा केस, एक केस और आया फिर, क्या, केशवानंदन भारती केस 1973 में। क्या, केशवानंदन भारती केस आया 1973 में। ये सबसे बड़ा जज, क्या बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा बेंच बोला गया था। क्या, सबसे बड़ी बेंच। इसमें कितने मेंबर थे, सॉरी इसमें कितने जज बैठे थे, इसमें 13 जज बैठे थे, और 7 बाई किसने, 7 ने फेवर में वोट किया था और 6 ने इन फेवर में वोट किया था। ये केस बना था। ये जज लैंड लॉ, क्या, जो केशवानंदन भारती केस था 1973, 13 जज बैठे थे। इसने क्या कहा था, केशवानंदन भारती केस ने कहा था जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्या, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो हमारे संविधान का भाग है, उसमें अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। कब, किसे, आर्टिकल 368 के तहत उसमें अमेंड किया जा सकता है। ये इसने बता दिया। अब फिर एक केस और आया, कौन सा, LIC केस 1995। क्या, LIC केस 1995। फिर इसने क्या बोला, इसने बोला जो हमारा, क्या, जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, वो हमारा संविधान का बिल्कुल इंपॉर्टेंट या मुख्य भाग है। वो एक, क्या, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने 3 केस के बारे में पढ़ा, बारूबेरी केस पढ़ा, केशवानंदन भारती केस पढ़ा, और उसके बाद 1995 का जो LIC केस पढ़ा। कई बार क्या होता है, केशवानंदन भारती केस का यानी क्या विचार था हमारी प्रस्तावना को लेकर, या फिर बारूबेरी का क्या, बारूबेरी केस आया था जो 1960 में, उसने क्या बोला था हमारी प्रस्तावना के बारे में, उसका क्या व्यू था, क्या विचार था उस जजमेंट के बारे में। फिर उसके बाद LIC ने क्या बोला। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो, क्या आर्टिकल 368 का हम यूज करके इसके अंदर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस तरह के बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। देखा हमने बड़े से डिटेल से इसको बड़े समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।